क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या बनेंगे? आपका एक स्टेटमेंट था साधु जी कि बिहार में राजनीति का मतलब लालू यादव और साधु यादव। लालू यादव साधु यादव ही पार्टी को आगे बढ़ाया और सिंचा। अ से अहीर, ग से गुज्जर, र से राजपूत और ज से जाट, तो उसका नाम पड़ा था अजगर। जो लोग थे केंद्र में बैठे हुए, उन लोगों को लगा कि देश का बड़े पिछड़ा लीडर पैदा होगा लालू यादव, तो उसको फंसा। सुपर सीएम का तमगा आपको कैसे मिला? आपने कार शोरूम की शीशे तोड़े, गाड़ी उठाई, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, आप कंस मामा ही बोल रहे हैं, तो कंस मामा बोला क्यों गया आपको? हमको कोई फर्क पड़ने वाला। क्यों नाराजगी है आपको तेजस्वी की शादी से? कोई भी बच्चा हमारे घर का गलत करेगा तो हम घर में घुसने देंगे। बिहार में लोग विकास को वोट नहीं देते हैं। लालू प्रसाद का ही देन है कि नीतीश कुमार आज 20 वर्षों से राज कर रहा है। नीतीश कुमार काम क्या किया है? चिराग पासवान, रामविलास पासवान नहीं हो सकते। ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि लालू प्रसाद का कोई हाईजैक करे। आपने आरजेडी छोड़कर कांग्रेस क्यों ज्वाइन की थी? बेतिया के इलेक्शन तय करेगा कि लीडर साधु यादव है कि लालू यादव। हमारे ही वो 9% वोट कांग्रेस को बढ़ाने पर मनमोहन सिंह दोबारा सरकार। कांग्रेस को लगा लालू यादव तब आ ही गए, तब साधु यादव को क्या जरूरत। प्रकाश झा की एक फिल्म आई थी गंगाजल, और उसमें एक कैरेक्टर था साधु यादव का। प्रकाश झा ने विद्या से है और उनको दाल रोटी की जरूरत है, तो मेरे नाम को इस्तेमाल करके दाल रोटी कमा रहे हैं। आपका साधु जी एक स्टेटमेंट था कि पूरा परिवार का सत्यानाश कर दूंगा। एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद किया? क्या दबाव में शादी की थी तेज प्रताप ये यादव? हम नहीं जानते। अधिकारी आपसे डरते थे, ये भी कहा जाता है। आपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। हमारे बाप का था बिहार सरकार, बिहार में जो भी पुलिस थी हमारे बाप का था। अगर सीधा रहिएगा तो बहुत लोग आएगा आपको नोच नोच के खाएगा। साम दंड भेद ये तीनों अपनाना पड़ेगा। शासन गरम है, बिजनेस नरम है, औरत शर्म, तभी चले। हम पर न पार घोटाला में कोई FIR है, न शिल्पी में कोई FIR है। दोनों का कसम खाया कि हम लोग शादी करेंगे तो साथ, हम मरेंगे तो साथ। लड़की के साथ शुरुआती जांच में ये भी आया कि गैंगरेप हुआ है। इतने सारे लोगों के नाम आए साधु जी, और बाद में रिपोर्ट सबमिट होती है कि सुसाइड है। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। 1990 का दशक जिसने भी देखा है और जिसने भी बिहार की राजनीति पर नजर रखी है, वो जानता है कि बिहार की राजनीति में साधु यादव होने का क्या मतलब है। रिश्ते में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले और राबड़ी देवी के छोटे भाई हैं साधु यादव। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे पूर्व सांसद साधु यादव से। साधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, कैसा देख रहे हैं? किसका पलड़ा भारी है? क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या बनेंगे? ये बात सही है कि देश में एक ही स्टेट है जहां चुनाव है। अभी पूरा देश खाली है और बिहार में चुनाव है, तो सभी पार्टी के लोग अपना अपना प्रचार करने जाएंगे, और प्रचार शुरू भी है, कर भी लोग रहे हैं। अनेकों पार्टी का बीजेपी के तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा है। कई एक जिला में उन्होंने अभी प्रोग्राम किया है। उसी तरह से राहुल गांधी भी अभी 1-2 बार जा चुके हैं। और गठबंधन जो है, वो चाहे NDA गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन के लोग अभी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो चल रहा है, लेकिन जनता का जो झुकाव है अभी कहना मुश्किल होगा कि बहुत कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा कैंडिडेट रहता है तो उसको जनता लाइक भी करती है, अच्छा कैंडिडेट नहीं रहता तो फिर पार्टी को देखती है। तो अभी यही चल रहा है। आपका एक स्टेटमेंट था साधु जी कि बिहार में राजनीति का मतलब लालू यादव और साधु यादव। हाँ, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी हैं, कैसे देख रहे हैं आप तेजस्वी यादव की राजनीति को? नहीं, हमारे बोलने का मकसद दूसरा था कि जब RJD पार्टी बनी थी उस समय जनता दल परिवार था, और जनता दल परिवार के एक लंबा स्टोरी, लंबा कहानी है। चौधरी देवीलाल जी लोक दल के समय में वो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और हम लोग चौधरी चरण सिंह को नेता माने थे। अब चौधरी साहब के बाद देवीलाल जी नेता बने थे,
और देवीलाल जी का देन है, उपज है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने 89 के दशक में, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। और लालू जी उस समय चुनाव जीत के आए थे छपरा से। 89 के चुनाव तो जीते 77 में, लेकिन उसके बाद फिर 89 के चुनाव में वो लोकसभा जीते, लीडर ऑफ पोजीशन थे। लेकिन वो जीत के आए तो यहाँ बीपी सिंह की सरकार बनी, और बीपी सिंह को जब ताज पहनाया गया था जनता दल का, तो बंगलोर में सभा हुई थी। वहाँ रामकृष्ण हेगड़े और एस.आर. बम्बई थे। तो एस.आर. बम्बई को मुख्यमंत्री बनाया था। उसी पीरियड में बीपी सिंह का ताजपोशी हुई थी। और उसके पहले एक पार्टी का चौधरी साहब के, जो अजीत सिंह नेता थे, तो दलित मजदूर किसान पार्टी के नाम से पहले पार्टी बना था, लोक दल हटा के। अब बाद में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि अजगर के नाम से एक पार्टी बनाने का, अजगर। अच्छा। तो अ से अहिर, ग से गुजर, ज से जाट हो गया, र से राजपूत और ज से जाट, तो उसका नाम पड़ा था अजगर। तो फिर लोगों ने सोचा कि ये अजगर नाम होगा तो ये गुजर, जाट, अहिर और राजपूत के फेरा में बाकी लोग कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं होगा। तो उसको रातों रात सारा मैनिफेस्टो को हटाया गया, बदल करके, और फिर जनता दल नाम से पार्टी का नाम रखा गया। और उसी का ताजपोशी हुआ बीपी सिंह जो बने। हम लोग सब बिहार से, पूरे देश से लोग गए थे। तो ये सब हुआ। और जब बीपी सिंह मंडल कमीशन का जो उन्होंने लागू किया, तो देश में बड़ा मंडल के विरोध में खड़ा हुआ। उसमें एक नैरेटिव सेट लोगों ने किया कि आडवाणी जी को रथ यात्रा निकाल दिया मंडल के खिलाफ। उसमें लालू जी ने उनको अरेस्ट किया, आडवाणी को, बिहार में। और अरेस्ट वहाँ किया कर्पूरी जी के धरती पर, जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर का घर था। वहाँ पर उनकी अरेस्टिंग हुई समस्तीपुर जिला में, और वहीं से उनको भेज दिया गया दुमका गेस्ट हाउस में। तो ये कहानी था। उसमें लालू प्रसाद जी जब लीडर पोजीशन थे और चुनाव जीत के आए, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह उनको एक कपड़ा राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। तो हम और एक छेदी पासवान थे एमपी, हम लोग दोनों कहा कि भाई आप बिहार में नेता विरोधी दल हैं और यहाँ पर राज्य मंत्री कपड़ा के रूप में आपको शोभा नहीं देता है, आप यहाँ से चलिए और छोड़ दीजिए शरद यादव बनते रहे अपना। हम लोगों ने उसमें प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में भी हम लोग नहीं गए। अच्छा। उधर वो लोग गए और हम, लालू जी और छेदी पासवान, हम लोग अपना शाम के 4 बजे एक जहाज जाती थी, उसी में हम लोग अपना पटना बैक हो गए। और हमने कहा कि आप लीडर पोजीशन रहिए और 6 महीना में बिहार का इलेक्शन है, आपको मुख्यमंत्री बनना है। अच्छा। ये हम लोगों ने, छेदी और हमने, छेदी भाई और हम लेके चले गए। चुनाव हुआ, संघर्ष हुआ, और लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री जो है बने। लेकिन बीपी सिंह ने राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ से पहल करके और उनको नॉमिनेट करके भेज दिया। बिहार में फिर हुआ कि नहीं, यहाँ विधायक जिसको चुनेंगे वे मुख्यमंत्री होगा। अच्छा। तो उसमें विधायकों की जो है शुरू हुई मीटिंग, उसमें हम लोगों ने मीटिंग सेटिंग सब कराया। और सब विधायक को हम लोगों ने एक ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल में मीटिंग था, जिसमें मुलायम सिंह जी चेयरमैन बन के गए, शरद यादव गए, आपके जज फर्नांडिस गए, चौधरी अजीत सिंह गए, और एक लीडर थे यहाँ से वो गए। और जाने के बाद चुनाव हुआ तो लालू जी ने उसमें जीत गए मुख्यमंत्री में, और रामसुंदर दास हार गए। एक हमारे परम पार्टी के जो पहले प्रेसिडेंट थे रघुनाथ झा, वो भी लड़े थे, तो उनको 12-13 वोट मिला, और लालू जी को रामसुंदर दास से 4 वोट ज़्यादा मिला। तो ये बन गए मुख्यमंत्री। और लोग सब बाद में रामसुंदर दास को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया और रघुनाथ झा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये 90 के दशक की बात हम बता रहे हैं। तो ये 90 की कहानी हो गई।
बाद में जब फिर शरद जी, देवगौड़ा जी लोग सरकार में आए, फिर देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, तो वहाँ से एक गलत नैरेटिव भी लोगों ने सेट किया। और लालू जी को जब फिर जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बहुत पावरफुल हुए। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ एक मिश्रा करके उनका सिपवा सलाहकार थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का। उन्होंने कहीं से कोई सेट किए होंगे अपना, तो उसी पीरियड में चारा घोटाला का उजागर हुआ। वो लालू यादव अपने मुख्यमंत्री थे, यहाँ से अपने चीफ सेक्रेटरी, उस समय चीफ सेक्रेटरी उनका थे एक मिश्रा जी वहाँ बिहार में। तो ऑनेस्ट आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। उन्होंने आदेश दिया कि इसमें कहाँ गड़बड़ी है क्या, धरपकड़ शुरू करने के लिए, एफआईआर करने के लिए। लालू जी ने ही एफआईआर करवाया। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे केंद्र में बैठे हुए, उन लोगों को लगा कि देश का बड़े पिछड़ा लीडर पैदा होगा लालू यादव, तो उसको फंसा दो। तो यहीं से नैरेटिव सेट किया कि लालू को फंसाना है और उसको कमजोर करना है। उसके बाद पार्टी कमजोर हुई तो देवगौड़ा जी उधर छटक के अपना सेकुलर पार्टी बनाए, बीजू जनता दल, बीजू दादा वहाँ उड़ीसा में बनाए, नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी यहाँ समाजवादी पार्टी बनाए। अब बच गया था जनता दल टुकड़ा में, तो शरद यादव ने उसको कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो लालू जी को जो है लगा कि ये तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया। तो लालू जी राष्ट्रीय जनता दल जब बनाया तो उसमें रामकृष्ण हेगड़े जो थे, वो लालू जी को सुझाव दिया कि लालू जी आप जनता दल को अब छोड़ दीजिए, आप इसी में एक आर जोड़िए, वो राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। तो उस समय जनता दल यू शरद जी ने बना लिया था। तो यही उस समय का जो था पार्टी का, तो राष्ट्रीय जनता दल बना। राष्ट्रीय जनता दल बना। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बना उस समय हम पार्टी को सींचा, राष्ट्रीय जनता दल को। तो फाउंडर मेंबर हैं। हाँ, उस फाउंडर मेंबर तो हमने जनता दल का भी है, जनता दल का थे हम, लोक दल के फाउंडर मेंबर है, दलित मजदूर किसान पार्टी के रहे। तो हम लोगों का, लेकिन पॉलिटिकल दो ही परिवार में हम लोग राजनीति करते हैं, लालू जी और साधु यादव। तो लालू यादव, साधु यादव ही पार्टी को आगे बढ़ाया और सींचा। साधु जी, एक और चीज़ कही जाती है कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो वो तो सीएम थे, लेकिन आप सुपर सीएम थे। तो इस सुपर सीएम का तमगा आपको कैसे मिला? नहीं, आप कहने के लिए तो हम रोक नहीं ना सकते किसी को। परिवार में कोई अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, तो बाकी बाहर से जो लोग देखते हैं वो किस चश्मा से देखते हैं आप समझ रहे होंगे। तो उसी चश्मा से लोगों ने देखा। तो इसमें हमारा तो उसमें कोई बुराई था नहीं। लेकिन अधिकारी आपसे डरते थे, ये भी कहा जाता है। नहीं, देखिए, अधिकारी, शासन और प्रशासन बिना भय के नहीं चलता है। हम मैंने मानते हैं इसको कि शासन गरम के, बिजनेस नरम के, औरत शर्म के, तभी ये चलेगा। तो आपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया? नहीं, कभी सत्ता के करीब हम रहा भी नहीं। हम पार्टी के करीब थे, हम पार्टी को सींच रहे थे, हम सत्ता को नहीं सींच रहे थे। हाँ, ये जरूर था कि सत्ता पर कभी संकट आए तो हम खड़ा रहते थे कि किसी प्रकार का सत्ता में कोई गड़बड़ी, मतलब सत्ता हटे नहीं हम, मतलब पार्टी से। लेकिन साधु जी, ये भी कहा जाता है ना कि लालू यादव का जब राज था तो जंगल राज एक वर्ड फेमस हुआ, और जंगल राज का जो चेहरा बने वो कहीं ना कहीं साधु यादव बने। नहीं, वो उससे नहीं, साधु यादव का कोई जंगल राज से लेना देना था। एक हाई कोर्ट में कोई घटना घटी थी, उस घटना को लेकर के हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी किया था कि यह शासन जंगल राज की तरफ जा रहा है अधिकारी के कारण। जैसे कोई अधिकारी बात नहीं माना या हाई कोर्ट के अंदर कुछ बहस कर लिया या कोई घटना कर दिया अधिकारी ने, तो उस अधिकारी के तौर पर, न कि साधु यादव के नाम से नहीं, अधिकारी के तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते उनके लेकर के हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी किया था। उस पर जंगल राज की बात और मीडिया में छपा था कि ये शासन जो है जंगल राज की तरफ जा रहा है। और ये सारी बातें भी आई थी कि आपने कार शोरूम के एक शीशे तोड़े, गाड़ी उठाई, ये सब बनावटी, लालू जी की बेटी की शादी में, ये बनावटी बात है। ऐसी बातें भी काफी सामने आई हैं। बिल्कुल बनावटी बात है। और मीडिया, प्रेस के लोग तो हमारे कोई मीडिया के लोग थे नहीं, हमारा कोई मीडिया नहीं था।
मीडिया में भी वही लोग थे और मीडिया में प्रेस भी उन्हीं लोगों का था। तो जो मर्जी करता था वो लोग छापते थे। लेकिन साधु यादव तो पावर में थे ना उस वक्त, तो आपने इस चीज़ का अपोज क्यों नहीं किया कि ये नैरेटिव सेट हो रहा है, आपका नाम खराब किया जा रहा है? नहीं, अब सवाल उसका नहीं है। हमसे उम्र में भी बड़े थे, हमारे गार्जियन लालू प्रसाद जी परिवार का भी सबसे बड़े में थे और उनके सर्किल जो थे उसमें अपर क्लास के लोग ज़्यादा थे और सलाह वो लोग देते थे। तो उसमें हमको कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब था। आपको अपर क्लास से प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कुछ गलत माने हमारा मानना था कि जो लोग लालू यादव के नाम को चारा घोटाला के नाम से एफआईआर कर रहा है, केस कर रहा है, मुकदमा कर रहा है और वही लोग फिर आकर के हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, वही लोग आकर के अपना एक नैरेटिव सेट कर रहा है और सिपवा सलार का काम कर रहा है, इसके हम विरोध थे। क्या परिवार में वापसी होगी आपके साधु यादव जी? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ। क्या कोशिश करेंगे आप लोग? नहीं, हमारे तरफ से तो कोई कोशिश अभी तक नहीं हुआ है। लास्ट मुलाकात कब हुई थी आपकी लालू यादव जी से? हमारा मुलाकात जब उनका तबीयत खराब हुआ था, हम एम्स में गए थे और देखा कि तबीयत बहुत सीरियस, मीडिया में छप रहा था कि ऐसे लालू जी बोल नहीं पा रहे हैं या बोलने की स्थिति में नहीं है। तो हम गए थे वहाँ, हम गए और देखे भी। और क्या बातें हुई आप दोनों के बीच? बातचीत तो नहीं हुआ, हमने इशारा में हम उनका पैर छू के प्रणाम उनाम किया तो वो हमको इशारा किया कि बैठो हाथ से। तो हम बगल में कुर्सी, हमको वहाँ तेज प्रताप बैठा था तो उस उठ के कहा कि मामा आप यहाँ बैठिए। तो हम वहीं बैठे, बहुत देर ले बैठे बैठे रहे। तो बहुत लोग मिलने वाले थे उस समय, नित्यानंद भी थे, वो मिलने पहुँचे, पशुपति पारस पहुँचे, हमारे सामने ही सब लोग गया था और भी केंद्र के मंत्री लोग भी गए थे। तो हमने कहा कि जब हम बैठे रहेंगे तो बाकी लोगों को भी मिलना जुलना है तो ठीक नहीं है परिवार में। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों आपके भांजे हैं, दोनों में से कौन फेवरेट है? नहीं, देखिए, हमारे भांजा और भांजी मिला के 9 है और सब हमारे कंधे पर बच्चे सब खेला। लेकिन वही भांजे भांजे आपको कंस मामा भी बोल रहे हैं। ठीक है, हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, जिसको जो मर्जी करे बोले। बुरा तो लगता होगा? नहीं, बुरा हमको क्यों लगेगा? हम रहेंगे उस लाइन के तब न बुरा लगेगा, जब उस लाइन के नहीं रहेंगे बुरा नहीं लगेगा। तो ये कंस मामा बोला क्यों गया आपको? कृष्ण के भी कंस थे, तभी बोला गया था। तो कहाँ कोई फर्क पड़ा? ना कृष्ण को फर्क पड़ा, ना कंस को फर्क पड़ा। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेज प्रताप जी से बात हुई है आपकी? अभी वो फैमिली से निकाल दिए गए? नहीं, हम पहले ही कहा कि हम किसी से बात नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारी बहन को हमको जरूरत पड़े हमसे कोई बात करने का तो वो लोग का फोन आ जाएगा। हमारी भगनी की जरूरत है तो मिशा हमको फोन करते रहती है, अनेकों बार फोन करती है जब जरूरत। अभी भी फोन कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी पारिवारिक मामला रहेगा तो वो लोग हमको फोन करता है। और राबड़ी देवी आपको फोन करती हैं? बहन भी फोन करती है। लास्ट कॉल पे बात कब हुई थी? लास्ट तेजस्वी के शादी से 1 महीना पहले हमसे भेंट भी है, मुलाकात भी है, हमको बुलाई थी, हम गए भी थे। लेकिन उसके बाद से शादी किया तेजस्वी, तो उसके बाद से शादी के खिलाफ। क्यों नाराजगी है आपको तेजस्वी की शादी से? अब देखिए, हम लोगों का एक साम्राज्य है, यादव का पूरे देश में महासाम्राज्य है, तो हम महासाम्राज्य में ही जाना चाहते थे। और हमारे सामने भी हमारे गार्जियन लालू जी बोले थे कि कोई भी बच्चा हमारे घर का गलत करेगा तो हम घर में घुसने नहीं देंगे। तो लालू जी ने तो घुसने दिया ना? नहीं, लालू जी के बीमारी के कारण और जेल जाने के कारण नाजायज फायदा उठाया गया। तो अब तो फैमिली में सब ठीक है, अब ठीक आई है, उस तो पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन लालू जी के ये भावना कभी नहीं रही है। लेकिन उनके मतलब बीमार होने के कारण या जेल जाने के कारण बच्चे लोग कुछ बच्चे माने दोनों बच्चे, ये लोग कुछ नाजायज फायदा उठाया है। लेकिन हमारे सामने सभी बच्चे हमारे सामने बच्चे हैं। तेज प्रताप यादव को अभी घर से निकाल दिया गया, अभी वो पीली टोपी में नजर आ रहे हैं, तो क्या वो अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं? नहीं, पीली टोपी का कोई पार्टी नहीं है। जनसुराज तो है? नहीं, जनसुराज से कोई मतलब नहीं है। वो पीला टोपी जो है वो पहले से भी है। पीला टोपी निर्दलीय का भाव है पीला टोपी, और लाल टोपी तो समाजवादी पार्टी का भी है और सीपीआई सीपीएम का भी है।
लेकिन पीला टोपी निर्दलीय का भाव है, तो निर्दलीय लोग अभी जन स्वराज का कहाँ कोई लिखित इलेक्शन कमीशन के द्वारा गया है कि इनका पीला झंडा है या पीला पोस्टर है, ऐसा तो नहीं है। तो कोई भी कोई छपवा सकता है जिस कलर में चाहे। हाँ, सिंबॉलिक जरूर रहता है कि ये सिंबल इलेक्शन के कमीशन के द्वारा इनको सिंबल अलॉट किया गया है, और निर्दलीय का भी जो रिटर्निंग अधिकारी होता है वो अपना अलॉट करता है, तो उसका एक टेन्योर होता है, टाइम होता है, और इसका पार्टी का जो होता है पहले से मिल जाता है, तो पहले से प्रचार होता है। तो यही नैरेटिव और है क्या। जन स्वराज पार्टी पूरे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रही है, क्या लगता है कितनी सीट आ पाएंगी? देखिए, जन स्वराज जो लड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन के वोट पर कोई उसका असर नहीं है। उसका असर जो भी होगा बीजेपी के वोट पर वो असर करेगा, चूँकि प्रशांत किशोर पांडे हैं, और पांडे जब हमारे यहाँ बिहार में बिंदेश्वरी दुबे और भागवत आजाद और जगन्नाथ मिश्रा के हुकूमत रही है, तो पूरे बिहार के लोग जानते हैं। उसी समय जो है, उसी इतना अत्याचार बिहार में बढ़ा, उस अत्याचार के कारण लालू प्रसाद बिहार में आए 90 के दशक में। तो जगन्नाथ मिश्रा को उन्होंने हटाया और जगन्नाथ मिश्रा से उन्होंने चार्ज लिया। तो बिहार के लोग भूले नहीं हैं, सब जान रहे हैं कि अगर ये लोग आएंगे तो बिहार को किस गति को करेंगे, ये बिहार के लोग समझ रहा है। तो पिछड़ा बैकवर्ड का जो हुजूम है, वो पिछड़ा बैकवर्ड भी समझता है कि लालू जी अगर नहीं आए होते 90 में, तो हम लोग को जो अधिकार था, जो बैठने का, चलने का, घूमने का, कपड़ा पहनने का, बबड़ी झाड़ने का, ये अधिकार नहीं मिलता। अच्छा साधु जी, ये भी कहा जाता है कि बिहार में लोग विकास को वोट नहीं देते हैं, जातियों को वोट देते हैं, तो ऐसे क्या वजह है कि बिहार से जाति जाति ही नहीं है? नहीं, देखिए, ये भी बात सही है कि बिहार का विकास जो है जरूरी है। बिहार का विकास जरूरी इसलिए है कि बिहार से सबसे ज़्यादा मजदूर क्लास बाहर जाता है पैसा कमाने के लिए। तो पहले कल कारखाना था, गन्ना चीनी मिल था, यूरिया फैक्ट्री था, जूट मिल था, कई एक हिस्सा में, जैसे कटिहार में जूट मिल था, और बेगूसराय में हमारे सिंदरी यूरिया का खाद का फैक्ट्री था, और एक जगह एनटीपीसी का भी था। तो लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे, पैसा मिलता था। लेकिन बाद में एक ऐसा हुआ कि हमारे पॉपुलेशन बढ़ते गया और झारखंड भी बटा और बिहार 2 पार्ट में बट गया। तो लोगों को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। तो काम के अभाव में, रोजगार के अभाव में लोग बाहर जाने लगे, बॉम्बे जाने लगे, नासिक जाने लगे, बंगलोर जाने लगे, दिल्ली आने लगे, महाराष्ट्र जाने लगे, पुणे जाने लगे। तो कई एक राज्य के हिस्सा में लोगों ने अपना, कलकत्ता लोग जाने लगे, मैक्सिमम तो बिहार के लोग कलकत्ता में है। तो ये जगह लोगों ने चुना और मिला, रोजगार लोग करके अपना कमा के जाते बाहर, और वहाँ जाते तो बिहार में अपना घर द्वार सब ठीक ठाक करते, पढ़ाई लिखाई बच्चों को सब देखते। लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार का बच्चा पढ़ने के लिए राजस्थान में लोग प्रवेश कर रहे हैं, कोटा में। लेकिन बिहार में क्यों पलायन नहीं रुक रहा? क्यों बिहार में वो सुविधाएं नहीं मिल रही? क्यों वहाँ का जो यूथ है वो पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए बाहर जा रहा है? क्यों इस विषय पर कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा? यही तो हमने कहा कि जब लालू जी के हाथ में सत्ता थी तो फ्यूडल स्टेट था बिहार, सामंतों के हाथ में बिहार था। उससे संघर्ष करना पड़ा, उससे लड़ाई लड़नी पड़ी, और उस लड़ाई से लालू जी निकले तो लालू जी को चारा घोटाला में फंसा दिया गया। तो कमज़ोर करने का काम ये सामंती लोगों ने ही किया है, चाहे ऊपर लेवल में हो या नीचे लेवल में हो, ये यहाँ से करने का काम। तो संघर्ष जारी रहा, और संघर्ष करते करते उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। लालू प्रसाद का ही देन है कि नीतीश कुमार आज 20 वर्षों से राज कर रहा है। अगर ये नैरेटिव लालू प्रसाद सेट नहीं किए होते तो पिछड़ा का राज बिहार नहीं बनता। लेकिन नीतीश कुमार ने कहते हैं काम किया है बिहार के विकास के लिए। नीतीश कुमार काम क्या किए हैं? हमारी जब दिल्ली में यूपीए गवर्नमेंट थी तो 50,000 करोड़ भारत सरकार ने दिया गांव के रोड को ठीक करने में। तो गांव का ग्रामीण सड़कें जो बनी तो हमारे समय में बनी, जब हम यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में थे 2004 में। तो रघुवंश प्रसाद सिंह मंत्री थे और उन्होंने पैसा दिया 50,000 करोड़, तब जाकर के बिहार का रोड और पुल पुलिया ठीक हुआ।
ग्रामीण गांव का। उसके बाद नीतीश कुमार ने उसको अपना फीता काटा। और अभी नितिन गडकरी अभी भारत सरकार के मंत्री हैं, तो नितिन गडकरी बीजेपी के अगर मान लें तो बीजेपी में एक ही नेता है नितिन गडकरी, जो पुल पुलिया और सड़क जो पूरे देश भर का जो चमक रहा है, ये नितिन गडकरी का देन है। तो हमारा रूटीन है सड़क, पुल पुलिया बनाना, सड़क बनाना, ये रूटीन है, ये कोई विकास नहीं है, ये सुविधा है। विकास तो असली होगा, हम इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, कल कारखाना लगाएंगे, तब विकास होगा। तो क्या 2025 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अभी काम किया है, ये हम ये नहीं कहते हैं कि काम नहीं किया है, काम किया है। बहुत सारे पार्क को उन्होंने बनाया, रोड तो नितिन गडकरी का देन है, नेशनल जो भी रोड है, लेकिन PWD रोड वगैरह का उन्होंने ठीक किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अभी अच्छे अवस्था में चले गए हैं और वो मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं संभाल रहे हैं। उनके बेटे की एंट्री भी हो गई अब तो। उन्हें ठीक, अच्छी बात है, बेटा का एंट्री हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें कौन बुराई है, इसमें तो बुराई नहीं है। अगर जदयू को बचाना है और जदयू को लोग चाहते हो कि बचे, तो बेटा आएगा तो बचेगा, नहीं तो जदयू कई भाग में बट जाएगा, ये भी बात है। बिहार की राजनीति में एक और नाम है साधु जी, चिराग पासवान। चिराग पासवान का जहाँ तक सवाल है, चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान ग्रास रूट के आदमी थे और ग्रास रूट को वो समझते भी थे। वो अपने उनका लाइन जो था बिल्कुल गांव का लाइन था, लेकिन चिराग पासवान गांव से दूर है। लेकिन वो थोड़ा हाई फाई है, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। नहीं, वो तो सेटिव होता है ना। अब एक सर्वे हुआ, पहला चेहरा था तेजस्वी यादव और दूसरा चेहरा था चिराग पासवान। नहीं, कभी दूसरा चेहरा चिराग पासवान हो ही नहीं सकते। वजह? वो मतलब हम लोग सब देख रहे हैं ना, उनका आब हवा पानी सब जो है ना अलग है, बिहार से अलग है। तो क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार है? क्योंकि वो कहाँ से बनेंगे? बोल रहे हैं कि रामविलास पासवान जी मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन रामविलास पासवान तो बने नहीं। चिराग पासवान बन सकते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। भूतो और भविष्यो नहीं, ये होता है संख्या बल पर। बिहार में जब संख्या बल होगा वही मुख्यमंत्री बन सकता है, उसी की पार्टी की सरकार बन सकती है। ये चिराग पासवान के पास नहीं है। 2% वोट है, 4% वोट में 2% ले जाएंगे पशुपति पारस, 2% ले जाएंगे चिराग पासवान। कहाँ सवाल है? हमारे पास और तेजस्वी के पास क्या वोट है? उसके पास अभी 33% वोट बरकरार है, 33। और जो 33 के पास पहुंचेगा उसे 40 पर जाए, 38 पर जाए, उसी की सरकार बनेगी। तो प्रयास तो तेजस्वी का यही है कि हम 33 के बदले 38 पर चले जाएं, 40 पर चले जाएं। तो इस प्रयास में तेजस्वी यादव सफल हो पाएंगे इस बार? अब उसका काम जाने, उनकी रणनीति आपको उसको नहीं। हमने कई बार पहले भी बोल चुका है कि तेजस्वी के पास कुछ 2-3 आदमी जो है वो गड़बड़ कर रहा है। कौन है वो 2-3 आदमी? वो हम नाम नहीं रखेंगे, हम अपने नाम लेके क्या करेंगे। लोग जानता है कि वो 2-3 आदमी से अलग हट जाएगा तो वो सरकार बना लेगा, और वो 2-3 आदमी रहेंगे तो सरकार बनने नहीं देंगे। क्योंकि हम इसके पहले भी हमने बोला है कि अगर तेजस्वी को लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर का कुर्सी बड़ी है तो चीफ मिनिस्टर के कुर्सी देखना चाहिए, और व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से बिहार के लोगों को नाराजगी है उस व्यक्ति को साइड करना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो बनते रह गए थे, तो क्या यही वजह थी? हाँ बिल्कुल। हमने क्या कहा? हमने पहले भी कहा कि शासन गरम के, बिजनेस नरम के, औरत शर्म के। हमने पहले भी कहा। इसलिए जब तक ले शासन में धमक नहीं होगा आप शासन बना ही नहीं सकते। राजनीति का कई एक असूल है, वो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अगर सीधा रहिएगा तो बहुत लोग आएगा आपको नोच नोच के खाएगा, और थोड़ा सा टाइट रहेगा तो दूर भागे रहेगा। वो समझ जाएगा कि वहाँ दाल गलने वाली नहीं है। तो ये परिभाषा को आपको लागू करना पड़ेगा। साम दंड भेद ये तीनों अपनाना पड़ेगा।
सत्ता बनेगी। फ्यूडल स्टेट है बिहार, ये सब जनता है, लेकिन वहाँ उसी के कैटेगरी में जवाब देना पड़ेगा। साधु जी, ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है तेजस्वी यादव ने और उनकी आसपास के लोगों ने। क्या ये सच है? नहीं, लालू प्रसाद एक ऐसा व्यक्ति है कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि लालू प्रसाद का कोई हाईजैक कर ले। वो तो बेटा है, वो कैसे हाईजैक कर वो लेगा? कहते तेजस्वी जो कह रहे हैं लालू यादव वही कर रहे हैं, चाहे वो नहीं तेज नहीं प्रताप के लिए हो। नहीं नहीं, लालू प्रसाद को, लालू यादव को जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा सामने दिखाई दे रहा है, वो काम कर रहा है। उनको हाईजैक करने का कोई सवाल ही नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं लिया कि हाईजैक कर ले। इस चुनाव में लालू यादव कितने सक्रिय हैं? लालू प्रसाद जी सक्रिय नहीं है, लेकिन बीमारी के अवस्था में है और अपना इलाज वगैरह करा रहे हैं, घर पर है, निगरानी रख रहे हैं। ये अच्छी बात है। हर गार्जियन को निगरानी रखना चाहिए। बच्चों को पार्टी, अगर पार्टी के अध्यक्ष हैं तो पार्टी के हैसियत से वो निगरानी रख रहे हैं तो अच्छी बात है। और परिवार में बड़े हैं, गार्जियन हैं, तो उस हिसाब से अगर निगरानी है तो भी अच्छी है। दोनों बात सही है। क्या आप के परिवार में वापसी होगी? क्या आप आरजेडी ज्वाइन ये कर हम सकते कैसे हैं? बोलेंगे? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, हम नहीं बोल आप क्या सकते। सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? नहीं, हम देखिए, हम आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हम चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ रहे हैं? अब हम जिस पार्टी में है उस पार्टी से अभी है, हम कोई दूसरा पार्टी में तो है नहीं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आप थोड़े नरम हुए हैं परिवार को लेकर। क्या बातचीत नरम, होगी? देखिए, नरम और गरम वो तो समय और परिस्थिति कराता है। कुछ समय आएगा खराब तो फिर हमको जो है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी अंदर खाने कोई बात चल रही है कि आपको? नहीं, हम खुद बात करने वाले में से नहीं है, ना हम किसी से बात किया है। लेकिन बिहार के 14 करोड़ जनता के सवाल पर हम जो है बिहार की जनता को देख रहे हैं। तो ये बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे कैसे? अब रास्ता दोनों जो है पार्टी वालों को तय करना है। इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि जैसे जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या वो यादव वोट बैंक का वो वर्ग काट सकते हैं? नहीं, जो कहीं ना कहीं शिक्षा और रोजगार की बात कर नहीं, रहे हैं। नहीं, उनका वो क्या है, वो कोई पार्टी के वर्कर तो नहीं है। प्रशांत किशोर पांडे किसी पार्टी का वर्क तो नहीं किया है। अब तक प्रशांत किशोर ही था, इस चुनाव में प्रशांत किशोर पांडे बहुत यूज हो रहा है। नहीं, तो कहीं ना कहीं जाति सामने आ गई। पांडे है, ये पांडे तो है वो, लेकिन अभी तक उनका जो नाम था वो प्रशांत किशोर के नाम से बिहार में था। पांडे का क्या अत्याचार है वो बिहार के लोग समझते हैं। अभी पांडे लोग सत्ता में नहीं है तो उनकी जुल्म, उनकी अत्याचार जनता के सामने है। चाहूंगा आप व्यूवर्स को बताइए क्या जुल्म और क्या अत्याचार हुए हैं बहुत बिहार के लोग देख रहे हैं। आप फिर बताइए, बिहार के लोग देख रहे हैं। आज की जनरेशन है, उनके लिए बताइए कि कैसा क्या किया था। बहुत अत्याचार है, जैसे बहुत अत्याचार है। मान लो कोई सरकारी ठेका पट्टा निकलता है, उनकी कब्जा है, चाहे विभाग किसी का भी हो, सब पर वो कब्जा किए हुए हैं। चाहे वो रोड का मामला हो, पुल का मामला हो, माइंस का पत्थर और पहाड़ और कोयला का मामला हो, यादव का कब्जा नहीं है, सब पर कब्जा है। नहीं, जादव ने कोई कब्जा नहीं। जादव को तो आया कि वो बालू में जो है कब्जा किया है। तो हमने भी विरोध किया उसका, हमने विरोध किया। अगर कोई बालू में भी अगर कोई गुंडाई करता है तो एकदम बर्दाश्त नहीं करना है। सरकार एक्शन ले, कार्रवाई करे। आपने आरजेडी छोड़कर कांग्रेस क्यों ज्वाइन की थी? क्या कौन से ऐसी स्थितियां बन गई थी कि साधु यादव को कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी? कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे हमारी कोई मानसिकता नहीं था। हमारा गोपालगंज सेगमेंट था, हम सबसे बिहार में टॉप वोट से जीते थे 2004 में। हम वहाँ से 2000 में असेंबली एमएलए भी जीता और बहुत मैंने पुअर पोजीशन में सरकार थी। उस समय लोग कह रहा था कि गवर्नमेंट नहीं बनेगा और ये जीत के आने वाले लोग नहीं हैं। तो उस समय भी हमने 32,000 वोट से लीड किया था और जीत के आया था, हम सरकार बनाए थे। उसके बाद फिर हम 2004 में लोकसभा जीते और नंबर 1 हम थे और नंबर 2 मीरा कुमार थी सासाराम से। तो बिहार में 2 ही आदमी जीते थे जो टॉप वोट से जीते थे, फर्स्ट साधु यादव और 2 मीरा कुमार। तो ये स्थिति था और हमारे सीट को रिजर्व किया गया। गोपालगंज की सीट, गोपालगंज को सीट को रिजर्व किया गया। तो रिजर्व का कोई मापदंड नहीं था। गोपालगंज रिजर्व का मापदंड था कि 15% एभव जहां दलित का वोट होगा उसको माना जाएगा, उसको किया जाएगा। तो बिहार शरीफ 27% था दलित का वोट, उसको छोड़ दिया गया जनरल में। और मुजफ्फरपुर में 25% था, तो मुजफ्फरपुर भी जनरल रह गया। और आइए आप मोतिहारी में
तो मोतिहारी में 26% था दलित का वोट, तो मोतिहारी को भी नहीं किया गया। बेतिया में आया तो बेतिया में 17% था दलित का वोट, और बेतिया से सटे हुए वाल्मीकि नगर को उठा करके सीधे गोपालगंज दे दिया गया था, जबकि अगर सीरियल से आते तो को बनता मोतिहारी या बेतिया, तो उसको माइनस किया गया। और हाजीपुर में 25% जनरल वोट है, मतलब वहाँ दलित नहीं है, तो वो हाजीपुर को भी जो है जनरल करके फिर उसको रिजर्व रख दिया गया रामविलास के लिए। तो ये सारा सिचुएशन बना। तो उसमें परसिमन में जो चेयरमैन थे हमारे जगतानंद सिंह थे, रघुनाथ झा मेंबर थे, रामकृपाल यादव मेंबर थे, प्रेम कुमार गुप्ता मेंबर थे, आरजेडी के तरफ से 5-6 मेंबर थे, जदयू के तरफ से 2 मेंबर थे, ललन सिंह और प्रभुनाथ सिंह, और कांग्रेस के तरफ से सदानंद सिंह और अशोक राम मेंबर थे। रामविलास पासवान का भाई जो है रामचंद्र सिंगल मेंबर था। अच्छा, उसी पर डिपेंड कर रहा था कि रामविलास का भाई जो है रामचंद्र पासवान अगर परसिमन में दस्तखत करता है तो गोपालगंज का सीट रिजर्व नहीं होगा। तो हमने वो रामचंद्र पासवान के पास भी गया, हमको लालू जी भेजे कि तुम मिल लो, गए, हम जाके मिले। 4 बजे दिन में हमको सबमिट करना है कागज, और 4 बजे दिन तक ले हम उसके पास बैठे हैं कि दस्तखत करो। वो कहा कि अब भैया आएंगे मद्रास से, प्रोग्राम में गए हैं, तब हम दस्तखत करेंगे। तो ये सिचुएशन बना करके उसको रखा गया। फिर हम कागज लिए, हम गए और लालू जी को फिर रेल भवन में कागज सौंप दिया कि अपना कागज पकड़िए, अब हम चले। तो लालू जी चाहते तो सीट रिजर्व नहीं होता। बात यहाँ तो लालू जी ने क्यों नहीं चाहा? चूंकि हमने प्रधानमंत्री से भी मिला था, मनमोहन सिंह से 4 बार इस सीट को लेकर के, प्रणब मुखर्जी से 2 बार मिले। प्रणब मुखर्जी भी बोला कि सीट रिजर्व नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने खोल के मनमोहन सिंह ने बोला कि सीट गोपालगंज रिजर्व नहीं होगा साधु। और उस समय भारद्वाज हमारे लॉ मिनिस्टर थे, और भारद्वाज जी हमको सिखाते रहे कि साधु जी आप चिंता नहीं करिए, आपका सीट रिजर्व नहीं होगा। हमने कहा कि आपके पास तो अबे नहीं करेगा ये, आप कैसे बोल रहे हैं, ये तो परसिमन का मामला, उसमें तो लॉ डिपार्टमेंट कहीं है ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं। हमने कहा आप लोग हमको पट्टी मत पढ़ाइए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मेन था कि लालू जी को कान में दिमाग में दिया गया। किसने दिया? जो लोग उनके भी आसपास कुछ ऐसे लोग थे जिनके हम जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, तो उन लोगों ने उनको शायद राय दिया कि साधु यादव बहुत वोट से जीता है। अच्छा, और आप जीते हैं 40,000 वोट से। अच्छा, और साधु यादव जीता है 2,08,000 वोट से लीडिंग। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो फर्क पड़ रहा है, तो आगे देख लीजिए क्या करना है। अपने ही अपनों के खिलाफ हो गया। तो उन्होंने वो बात, मीठा बात अच्छा लगा, उनको लगा कि ठीक कह रहा है, तो उन्होंने अपना हिसाब से गोपालगंज। तो क्या लालू यादव कान के कच्चे थे? जो भी हो, कान के कच्चा हो या नहीं हो, अब क्या समझ में आया, कौन लोग पढ़ाया, तो आसपास वाले लोगों ने पढ़ाया। तो पहला सीट मेरा रिजर्व हो गई। और परसिमन के ललन सिंह जब थे वो हमसे मिले थे, बोले थे कि साधु जी 3 सीट ही रिजर्व होगा। तो हम बोले कौन कौन सीट? उन्होंने कहा कि पहले नंबर गोपालगंज, 2nd नंबर में छपरा, 3rd नंबर में मधेपुरा। तो मधेपुरा से शरद यादव थे, छपरा से लालू यादव थे, गोपालगंज से हम थे। तो लालू जी दोनों सीट जीते थे, मधेपुरा भी और छपरा भी। तो हम बोले ललन सिंह को कि आप छपरा और मधेपुरा काहे करिएगा, काहे करिएगा बता दीजिए। तो आप गोपालगंज कर लीजिए, बगल में सीट महाराजगंज है वो कर लीजिए, सिवान में कर लीजिए। आप छपरा, गोपालगंज और मधेपुरा पर क्यों जोड़ मार रहा है? इसलिए कि तीनों यादव सीट है उस पर, इसलिए। तो ये बात उठी थी और वहीं बात दब गई, और ये लोगों ने अंतिम में गोपालगंज को रिजर्व कर दिया। फिर आप बेतिया से लड़े? नहीं, बेतिया से लड़े नहीं, लालू जी खुद बुला के हमको बोले कि साधु तुम बेतिया चल जाना, गोपालगंज से बेतिया, चूँकि मेरा बॉर्डर है। तो हमने कनेक्ट किया है, 800 करोड़ का पुल बनवाया बेतिया और गोपालगंज के बीच में। अच्छा। गंडक नदी पर, तो जोड़ दिया हमने, नेपाल से जोड़ दिया। तो वो काम हमने किया था। तो हमको था कि हम बेतिया बगल में चल जाएंगे और बेतिया हम जीतेंगे भी, ये हमको पूरा विश्वास था। तो उन्होंने कहा भी कि तू बेतिया लड़ना,
लेकिन लास्ट में वो प्रकाश झा को लाए और रामविलास से गठबंधन बनाया। उसमें अपना हाथ से सिंबल प्रकाश झा को उन्होंने दिया, लालू यादव ने एलजेपी की सीट पर। और आप कांग्रेस की सीट पे थे? हम तब नहीं, उस समय संबंध खराब नहीं हुए थे गठबंधन में ये मंत्री थे, तो ये रिजाइन तो किए नहीं थे, हमको जानकारी हुआ नहीं। हमको लास्ट में सोनिया गांधी बुला ली कि सोनिया गांधी ने टीवी में बयान दे दिया कि साधु यादव के लिए हमारा घर का दरवाजा खुला हुआ है। तो ये बात आ गई। फिर सोनिया जी हमको 2 मंत्री भेजी मेरे पास, सुशील सिंधे को और इकबाल सिंह को। तो वो लोग दोनों आए। फिर पार्टी के प्रेसिडेंट उनका आए हमारे पास, बोले कि मैडम बुला रही हैं, चलिए। हम बोले कि आज तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैडम से जाकर कह दीजिए कि हम 2-3 दिन के बाद हम मैडम से मिलेंगे। तो यही बात हुआ। तब तक ले सारे मीडिया के लोग मेरे पास आ गए, बोले कि ऐसे ऐसा हो गया आपके साथ, से क्या करिएगा। तो हम बोले कि क्या करेंगे, हम चुनाव फाइट करेंगे, लड़ेंगे। हम जिद्दी आदमी थे, जीत पर थे हम भी। तो हमने बोला कि हम बेतिया लड़ेंगे। जब रिजर्व गोपालगंज है तो बेतिया हम लड़ेंगे। बेतिया हम लड़ने गए और मैडम से मिले। सोनिया गांधी ने हमको 19 टिकट दिया, 19 MP लेके हम चले गए। आप 19 MP लेके चले गए? हाँ, 19 MP लेके चले गए कांग्रेस में। तो 19 MP को हमने टिकट दिवाया और लड़े, और मजबूती से लड़े। हमसे पहले मनोज पांडे लड़े थे बेतिया की सीट पर, तब 22 से वोट आया था। हम लड़े, हमको 71,000 वोट आया अपने दम पर, जबकि रोज हेलीकॉप्टर गिराते थे लालू जी। और लालू जी ने रामविलास पासवान ने एक बयान दे दिया कि बेतिया के इलेक्शन तय करेगा कि लीडर साधु यादव है कि लालू यादव है। अब लालू यादव को पंच कर गया। ये सब भड़काने वाला काम इन लोगों ने किया, और पंच किया। वो डेली हेलीकॉप्टर रोज गिरा दे बेतिया में, बिहार पूरा घूमते या फिर शाम में बेतिया गिरा दे। मैंने हर सेगमेंट में 6 सेगमेंट था, हर 6 सेगमेंट में रोज एक बार हेलीकॉप्टर गिरा देते थे। और मेरे खिलाफ लगे वो अपना आंसू बहाने और वहाँ अपना जो जनता के बीच कहने। जनता के बीच वो क्या कह रहे थे आप? जनता के बीच में वो थोड़ा दूसरे भाषा का इस्तेमाल किए, मोहने वाला भाषा का इस्तेमाल किए। एक कहानी में सुना दिए। वक्ता तो अच्छे हैं ही लालू। हाँ, कहानी उन्होंने सुनाया कि घोड़वा मेरा था और घोड़वा पर माला चढ़ता था, तो घोड़वा को लगता था कि हमारे माला चढ़ा था। अच्छा। तो उसी में एक कोई बूढ़ा आदमी था, उठ के बीच में से खड़ा हुआ, बोला कि लालू जी आप गलत बोल रहे हैं। घोड़वा में रथ का सवारी था। वो घोड़वा जो है रथ के सवारी कर रहा था, और घोड़वा रथवा में से निकल गया तो रथवा वहीं रह गया। अच्छा। मैंने रथवा फिर बढ़ा नहीं। मैंने वो हमको बताया कि घोड़ा जब लालू यादव साधु यादव को घोड़ा बना रहे हैं, अब फूल घोड़वा पर बरस रहा है, तो उनका कहने का सेंस था कि वो घोड़वा पर फूल नहीं बरस रहा था, रथवा पर बरस रहा था। तो बुढ़वा ने जवाब दिया कि रथवा में से घोड़वा निकल गया तो रथवा वहीं रह गया, रथवा बढ़वे नहीं किया। तो लालू जी उस समय थोड़ा आंसू उनको गिरने लगा कि अब आप लोग इस तरह का भाषा हमसे बोलिएगा तो बोलिए आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो उसमें सेंटिमेंट उन्होंने फायदा किया। हम बेतिया चुनाव जीत रहे थे बिना कांग्रेस के किसी नेता को गए हुए, जबकि सोनिया गांधी ने हमारे दोनों कंधा पर हाथ रख के कही कि साधु पहला प्रोग्राम हम बेतिया करेंगे, अब वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रोग्राम ही नहीं लगा सोनिया गांधी का। कांग्रेस हमको घुमाते रहा सब जगह, पूरे बिहार हमने हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, हम अपने सेगमेंट को छोड़ के बेतिया को। लेकिन शाम में हम भी अपना बेतिया उतरते थे और रात भर घूमते थे। 15 दिन का जो समय मिला उसमें हम 12 दिन लगातार रात भर घूमे। दिन में नहीं घूमते, चूंकि दिन में हम प्रचार करते दूसरे का, और रात में हम बेतिया अपना घूमते थे। रात भर घूमते थे, सुबह से शाम के 6 बजे तक, भोर तक। और फिर 6 बजे के बाद 9 बजे फिर हम अपना प्रचार में दूसरे जगह, हेलीकॉप्टर वहाँ लगे रहता था, हम निकल जाते थे। तो ये सिचुएशन था। उसमें जो है हमको 71,000 वोट अपने बल पर मिला, जबकि कांग्रेस का वहाँ कोई वोट नहीं था। और हमारे ही वो 9% वोट कांग्रेस को बढ़ाने पर फिर मनमोहन सिंह दोबारा सरकार में आ गए और फिर दोबारा सरकार बनी। तो कांग्रेस से मोहभंग कैसे हुआ? कांग्रेस से मोह भंग हो गया कि जब फिर दोबारा मनमोहन सिंह चुनाव जीत के आए तो लालू जी 4 गो सीट जीते, 24 सीट था, तो 20 हार गए। और 24 सीट में
4 जीते और 4 आए तो बिना समर्थन मांगे ही अपने समर्थन दे दिए, जिसमें मंत्री वो नहीं बने, तो समर्थन दे दिए। तो कांग्रेस को लगा कि लालू यादव तब आ ही गए, तब साधु यादव का क्या जरूरत है, तो वो हमको इग्नोर करना शुरू किया, तो हमने इसको पसंद नहीं किया। साधु जी, प्रकाश झा की एक फिल्म आई थी गंगाजल, और उसमें एक कैरेक्टर था साधु यादव का, तो आपको क्या लगता है कि आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई थी? तो प्रकाश झा ने जो गंगा पिक्चर बनाया था गंगाजल, तो हमारे नाम का उसमें नैरेटिव सेट किया, ना वो मेरा शरीर है और ना हम उस तरह का व्यक्ति हैं, लेकिन पब्लिसिटी तो यही हुई थी ना कि हाँ, ये कह के हुई थी। ये सही है। हमारे जो उसमें बेटा के भूमिका में है सुंदर यादव, तो हमारा बेटा तो अभी ये 23 जून को 18 साल प्राप्त किया है, तो था ही नहीं। और उसमें भी मेरे बेटा इतना मोटा दिखाया जा रहा है, लंबा आदमी दिखाया जा रहा है, और हमको बनाया साधु यादव कोई जोशी कानपुर के थे, वो जोशी है हमारा रोल कर रहे हैं। हमारे बेटा के रोल में कोई सुंदर यादव को खड़ा कराया जो कि बहुत पहलवान टाइप का मोटा आदमी है, वो हमारा बेटा बनता है। तो यही तो नैरेटिव था, इसी को तो सेट किया गया कि साधु यादव को कैसे बदनाम करना है। तो हमने उस समय, जिस समय फिल्म चालू हुआ था, तो हम सिंगापुर में थे, और सिंगापुर हमको फ़ोन किया लालू जी का कि तुम्हारे समर्थक ने पूरा फिल्म को सब जगह बंद करा दिया है, पोस्टर उजाड़ कर दिया, इसे रोक दो। तो हमने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। हमारा समर्थक ने हाई कोर्ट में केस कर दिया गंगाजल के खिलाफ, तो वो भी हमसे बिना पूछले कर दिया केस। जब केस कर दिया, फिल्म हाईलाइट हो गया। अब लोगों के मन में लगा कि क्या फिल्म है, अब वो उस फिल्म के प्रति लोगों का मन और म्याज फिल्म तो हिट हो गई थी, वो हिट होने लगा। अब लोग फिल्म देखने लगे। प्रकाश झा ने उसमें हमसे कांटेक्ट किया, बोला कि आप देख लीजिए और इसको चालू करवा दीजिए। हम बोले कि सिंगापुर से लौटते हैं तो फिर हम देखेंगे, हालांकि पिक्चर हम नहीं जाते हॉल में। आपने देखी है फिल्म? ना, हम फिल्म नहीं देखा। हम बोले कि उसका कुछ सारांश बता दीजिएगा कि क्या है, तो वो सारांश बताए कि ऐसे ऐसे है, इससे ऐसे किरदार है आपके नाम से, लेकिन आपका नाम है और इस तरह का पिक्चर है। हम बोले कि जाइए, जब लालू जी कह रहे हैं कि छोड़ दो, तो हमने कहा कि जब कह दिए नेताजी तो जाइए, चलाइए पिक्चर। तो हम अपने लोगों को मना कर देंगे, कहीं तो मत करो, छोड़ दो, चलो। तो पिक्चर चला, और हमने कहा कि ये दाल रोटी का मामला है, प्रकाश झा ने बेतिया से है और इनको दाल रोटी की जरूरत है, तो मेरे नाम को इस्तेमाल करके दाल रोटी कमा रहे हैं, छोड़ दो, कमाने दो। यही बात आई। और उसमें जब पिक्चर देखा गया तो उसमें इस तरह का पिक्चर वो बनाया कि जो समर्थक ने जो केस किया था वो सही किया था, लेकिन उसको भी लालू जी ने मना करके केस उठवा लिए बुला करके। तो आपने कभी बैठ के इन सब मुद्दों पे बात नहीं की, कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की? इतनी नाराजगी रही आपकी लालू यादव से? असल में नाराजगी था, लेकिन फिर भी जो है हम लोग एक साथ काम किए रहे, और मेरे घर इमरजेंसी में वो 3 साल रहे। जगदीश शर्मा और भवेश लाल जेपी का भगना थे, जयप्रकाश नारायण जी के भगना थे भवेश लाल जी, तो वो और लालू जी और ये जगदीश शर्मा मित्र थे, जगदीश शर्मा क्लासमेट थे। तो ये लोग तीनों आदमी, हालांकि नीतीश जी और नरेंद्र सिंह भी लोग गया था, लेकिन ये लोग बैक हो गया था। घर पर मेरे 3 साल यही लोग रहे, और कर्पूरी जी नेपाल भाग गए थे। तो अलग अलग टीम थी जो 74 आंदोलन की, तो सब लोग अलग अलग निकल गए थे, लेकिन ये 3 साल रहे तो मेरे घर से ही अरेस्टिंग हुआ। एक मीरगंज थाना है, वहाँ पर मेरे रिश्तेदार के घर में गए थे लालू जी, सेम डे, उसी दिन सुबह गए थे। इसी तरह से हमारे फादर जो थे, हमारे पिताजी का नाम था शिव प्रसाद चौधरी, तो उनके परिचित दरोगा थे दशरथ सिंह, तो उन्होंने ही कहा था कि हम लोग आपके घर से नहीं चाहते हैं, तो अगर इधर रहेंगे तो हम लोग उनको यहीं से अरेस्ट कर लेंगे। तो वही मेरे रिश्तेदार थे, थाना के बगल में ही घर था, तो वहीं पर लालू जी खड़ा हुए, और बाबूजी हमारे थे पिताजी, और ये लोग भवेश लाल और जगदीश शर्मा, तो वहीं से अरेस्टिंग हुआ। और बाद में अरेस्टिंग हुआ तो हमारे पिताजी एक हरिहर सेठ थे मीरगंज का, हथुआ का, तो उनसे उन्होंने गाड़ी मंगवाया, एम्बास्टर कार, और उसमें लालू जी को बैठा करके पुलिस ले गई जेल।
तो गोपालगंज जेल पहला उनका 11 दिन का सफ़र रहा। 11 दिन के बाद वहाँ से फिर भागलपुर चले गए। भागलपुर से फिर कुछ साल बीतने के बाद, कुछ महीना बीतने के बाद वो हजारीबाग आ गए। हजारीबाग आ गए तो फिर हजारीबाग से गया आ गए, गया से आए तो फुलवारी आए। तब तक ले चुनाव का ओकेजन हो गया और घोषणा हो गया। तो फुलवारी से ही लालू जी को हथकड़ी लगा के छपरा जो टिकट मिला था नॉमिनेशन किए। तो मेरे पिताजी साथ साथ रहे। अच्छा। लालू जी को, चूंकि तो आप लोग शुरुआती दिनों से साथ हैं। हाँ, है ना। राबड़ी देवी आपकी बड़ी बहन है। हाँ। लालू जी आपके बड़ी बहन हमारी, उससे 2 बहन और बड़ी है। परिवार में कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग तो अपना 3 भाई और 4 बहन तो साथ है। आप कौन से नंबर पे हैं? हम 5वां नंबर के हैं। और राबड़ी जी? वो हैं 3रा नंबर के। आपका साधु जी एक स्टेटमेंट था कि पूरा परिवार का सत्यानाश कर दूंगा, भांजे, तेजस्वी, तेज प्रताप, बहन, जीजा जी। उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, पूरा परिवार का मैं सत्यानाश कर दूंगा, कितना पेनफुल था ये स्टेटमेंट देना आपके लिए? वो जो बात हम बोले थे, वो तेज प्रताप ने कुछ आबरहान से बात बोला था कि हम आ रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग बाड़ा गर्दा छुड़ा दे। तो उसमें हम बोला था कि रे तुम हमारे कंधे पर खेला है, ये भाषा तुम बोला है ना, तुम सूरज के मुंह पर थूको, मुंह ऊपर करके तुम्हारे ही चेहरा पर गिरेगा, सूरज को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हम जानते हैं, तुमको हम ठंडा कर देंगे। हम तुम लोग अगर नहीं सुधरेगा ना तो हम तो उस समय जो मेरे साथ जो, कौन से साल की बात है ये पीछे कितना साल हो गया शादी का उसका, तेजस्वी का शादी के बाद की ही घटना है। जबकि 1 महीना पहले हमसे सबसे भेंट मुलाकात बातचीत लालू जी से भी और बहन जी से भी, सबसे हम गए थे, बुलाने पर हम गए थे, बातचीत सब हुआ था, एक साथ बैठ के सब हम लोग गपशप किए थे। लेकिन अचानक जब शादी वो किया कुछ दिन के बाद, उसमें हमसे विवाद खड़ा हो गया। हमने कहा था कि तुम अपने साम्राज्य में शादी क्यों नहीं किया? किसी भी गरीब जादू बच्चा को उठाता तो उसके माध्यम से समाज को अपने बल मिलता है, ताकत मिलती है, वो आगे बढ़ता है। तुम कहाँ चला गया? तो ये सब चीज़ हमने किया भी, तो तुम छुपा के क्यों किया? तुम बाजा क्यों नहीं बजाया, डंका क्यों नहीं पीटा कि हम शादी करेंगे? बड़े जो तेज प्रताप है उनका तो बकायदा बाजा बजा, डंका तो बाद में ना, लेकिन बाद में पहला शादी वो कर लिया। हाँ। बाद में ही बड़े का शादी तो बाद में हुआ है, उसके शादी के 1 साल के बाद हुआ है तेज प्रताप का शादी। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये किया था, हम उसी समय हमसे विवाद खड़ा हो गया। हमने कहा कि गलत है, हमारा साम्राज्य छूट गया और दूसरे साम्राज्य से उठाया है, तो इसका जब ये करिए रहा था तो फिर इसको हल्ला करके करना चाहिए शादी। कौन कोई रोकता तो हम लोग देखते। ये तो बदनामी करा दिया ना। पिताजी कह रहे हैं कि गलत काम करोगे तो हम घर में नहीं घुसने देंगे, और पिताजी लाचार है तो पिताजी के लाचारी का फायदा उठा रहा है। साधु जी, तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन से शादी की। हाँ? और वो शादी चली और खुशहाल परिवार है। ठीक है। तेज प्रताप यादव ने परिवार के सहमति से शादी की, लेकिन वो अभी खुशहाल है, अच्छी बात है। हम उसके बाद से हमने कुछ नहीं बोला। हमने कहा कि ठीक है, अब कर लिया है तो कर लिया है, ठीक है, चलने दीजिए, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। नाराजगी खत्म हुई कि नहीं? तो उसके बाद हम बोला ही नहीं कभी भी। उसके बाद हम किसी प्रकार का कोई बात नहीं बोला। और तेज प्रताप की शादी को आप कैसे देखते हैं? पहली शादी हुई, फिर वो टूटी, तेज प्रताप अभी उनका नया, जब उसका शादी में झंझट हो गया था हमसे, तो फिर जब तेज प्रताप का शादी हुआ तो हमारा जाना आना हुआ ही नहीं। शादी में बड़ी भगनी गई मीसा कि पापा बोल रहे हैं, माँ बोल रही है कि आपको शादी में आना है। तो हम बोले कि ठीक है, आएंगे शादी में। हालांकि जाने का इच्छा नहीं थी, बिल्कुल नहीं था, हम साफ बोल रहे हैं। लेकिन बड़ी भगनी आई, 2-3 घंटा बैठी घर पर, बोली कि मामा एकदम शादी में रहना है, से पापा मम्मी का है कि बुलाओ। तो हम आए हैं बुलाने के लिए, आपको बात रखना होगा। हम गए शादी में, बात माने, गए शादी में रहे 1.5 घंटा। फिर यहाँ वहाँ दोनों जगह मंच पर भी रहे हम शादी में, जयमाला में भी मंच पर रहे, वहाँ भी रहे, सब सामने सब पे। और जहाँ लड़की का घर था उसके घर पे भी गए। लेकिन बाकी किसी फंक्शन में हम कोई अटेंडेंस नहीं दिया। और वो भी शादी लोग किया तो दरोगा राय का परिवार पूरे सब जानता है। उनके भाई थे सीपी सिंह, उनके साथ उठना बैठना रहना खाना पीना लालू जी के हम लोगों का साथ चलता रहा। चूँकि उस सिवान में उनका पोस्टिंग था, वो एक्साइज सुपरिटेंडेंट थे और उनका फैमिली रहता अमेरिका में।
लेकिन पहले से उस परिवार से लालू जी को पर्सनली सभी लोगों से जुड़ाव है। तो उस फैमिली में अगर शादी भी किए तो किसी से उन लोगों ने राय नहीं लिया। और वो लड़की जो रह रही थी यहाँ, मिरिंडा हाउस का प्रोडक्ट थी यहाँ पर दिल्ली का, तो यहाँ का कल्चर जो है सब लोग जानता ही है। लेकिन 12 साल से अभी तेज प्रताप यादव ने अनाउंस किया था कि 12 साल से वो ऑलरेडी किसी ये अभी किया है। अभी किया है। तो जब 12 साल से पहले था से तो फिर संबंध शादी क्यों था की थी? तो फिर शादी क्यों किया? यही तो मेरी नाराजगी थी। हमने ये भी बोला कि लालू जी ने जब जाना कि ये 12 साल से इसके साथ संबंध था तो फिर कहा क्यों नहीं, फिर शादी क्यों किया? वो ऐश्वर्या राय का फिर जीवन क्यों बर्बाद किया? यही तो मेरा बात था कि एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद किया। उसी से कहता कि ठीक है, पहले से जो इलीगल था उसको लीगल बनाता। तो क्या दबाव में शादी की थी तेज प्रताप यादव? ये हम नहीं जानते। यही तो बात, उस दिन भी हमने जो सवाल उठा, हमने कहा कि लालू जी का फैसला सही है। उन्होंने पार्टी के हिसाब से और परिवार के हिसाब से जो डिसीजन है बिल्कुल सबक सिखाने के लिए और ज़रूरी है, उन्होंने काम किया। इस तरह का तो आचरण बनेगा कल और दूसरे के साथ करेगा, तीसरे के साथ करेगा, चौथे के साथ करेगा तो क्या इमेज रहेगा पार्टी या परिवार में, घर में? हम क्या मुंह दिखाएंगे? तो क्या तेज प्रताप यादव घर लौटेंगे? अभी हम कैसे बोलेंगे, हम तो उस घर में है नहीं। अब उसके साथ जो घटना घटी है तो सामने है, बड़ बेटा है और घटना घटी है और लालू जी ने सही काम किया उस समय। 2 कंट्रोवर्सीज आपके साथ साधु यादव जी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। एक शिल्पी गौतम कांड बिल्कुल, और एक है बाढ़ घोटाला 2007। क्या कहेंगे इन दोनों केस पे? हम पर ना बाढ़ घोटाला में कोई एफआईआर है, ना शिल्पी में कोई बाढ़ मतलब एफआईआर है। एक घटना घटी, उस घटना में उस परिवार के लोग मैंने जिज्ञासा व्यक्त किया कि ये केस बिहार का पुलिस नहीं सेट कर सकती है, इसको हम लोग सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं। तो सीबीआई को, हमारी बहन मुख्यमंत्री थी, ये केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। और सीबीआई जब इसका छानबीन, ये बात सत्य है, वो लड़का मित्र था और हमारे मित्र के मित्र भी था, और जो टीम था उस टीम के लोग हमारे पास आते थे। और मनीष आनंद था, काष्टबाई ब्राह्मण, एक राजपूत थे, एसपी सिंह, वो जीएम थे बैंक का, उनके साथ रहता था गौतम भी काष्टबाई भूमिहार था, और उसके फादर डॉक्टर थे अमेरिका में, और उनके 4-5 बहनें थी। वो सब पारिवारिक संबंध था सब लोगों से। लेकिन वो गौतम जो था इस जैन परिवार में अपना उस संबंध बनाना चाहता था, और उस लड़की के साथ उसको बाहर भी जाना आना उसके साथ था, लेकिन हम लोगों के द्वारा उसको कोई संपर्क किसी से नहीं। उसमें आपका नाम कैसे आया? अब बता रहे हैं उसमें नाम कैसे आया, वो हम सब डिटेल ही बता देते हैं आपको। तो वो एक दिन की घटना है कि वो अपना कार में उसके साथ अपना कहीं सफ़र किया होगा, तो दिन भर मोबाइल उसका ऑफ रहा। उसी दरमियान हम एक संयोजक बनाए गए थे, गांधी मैदान में एक लालू जी का स्वागत समारोह का प्रोग्राम चल रहा था, तो हमको पार्टी की तरफ से तैयारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। हम उसी तैयारी में लगे हुए थे। आज ना फ्लेक्स बोर्ड हो गया है या जो निकल जाता है तुरंत मशीन से, पहले कपड़ा का बनवाया जाता था, झंडा और बैनर। तो हम अपने यहाँ 10 से 11 दर्जी लगाए हुए थे अपने आवास पर। जिस आवास में हमारी बहन लालू जी रह रहे, वो आवास मेरा था। अच्छा। उसी में हमने 20 चल रहा है। तो वो आवास में 11 गो दर्जी को बुला करके वहाँ मशीन बजाते, वहाँ झंडा का कोई झंडा सी रहा है, कोई बैनर बना रहा है, वहाँ पेंटिंग हो रहा है। तो तैयारी में हम लगे हुए थे। उसी क्रम में हमारे साथ 15-20 एमएलए भी, डेली 20-25 एमएलए हमारे पास बैठे रहते थे। तो वो बैठल था सब लोग। तो उसी पीरियड में 8 बजे रात का समय था, तो मनीष आनंद, एसपी सिंह, 2 आदमी आए और लोग भी साथ में होगा। तो वो लोग कहा कि भैया आपसे हमको कुछ ज़रूरी बात करना है। हमारे पास तो बहुत लोग बैठा रहता था, तो हम बोले कि क्या है, बोलो ना, यहीं पर इतना अलग से बात करेंगे। तो हम बोले कि ठीक है। उठ के हम गए 10 डे। हम बोले क्या है? तो गौतम जो है सुबेरे से गायब है और न फोन मिल रहा है, कहीं पता नहीं चल रहा है, घर द्वार सब लोग परेशान है। तो हम बोले कि क्या करना चाहिए? तो पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। वो लोग मैंने हमको जो राय दिया। तो हम बोले कि उसी दिन संजोग से सीनियर एसपी का शादी था, जो पटना का सीनियर एसपी आज शिक्षा मंत्री हैं, सुनील कुमार जी, अभी जदयू के मंत्री हैं, शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है। तो उस सीनियर एसपी हुआ करते थे। तो हम बोले कि सीनियर एसपी
का शादी है, तो शादी में व्यस्त हो। तो उन लोगों ने कहा कि आप आईजी को फ़ोन करिए। तो उस समय नीलमणि आईजी पटना रेंज का आईजी थे, पटना रेंज का। हमने नीलमणि जी को फ़ोन किया कि नीलमणि जी, ये गौतम जो है हम लोगों का साथ का है लड़का है, और इस सुबेरे से इसका मोबाइल बंद है, ये कहाँ गायब है। तो ये हमको बताया था ये मनीष आनंद और एसपी सिंह ने कि उसके साथ कोई प्रेमिका है, उसका नाम उन लोगों ने। तो हमने नीलमणि जी को बोला था कि उसके साथ कोई और लड़की है जो आप इसको शट आउट कराइए कि कहाँ है, लोकेशन कहाँ, मिल नहीं रहा। तो ये हमने खुद किया था। तो नीलमणि जी ने रक्सौल बॉर्डर को, चूँकि नेपाल जाने का भी रक्सौल बॉर्डर है, तो वहाँ पर ही खनसामा है, वहाँ पता चल जाता है कि बिहार से कौन गाड़ी बाहर नेपाल जा रही है, एंट्री होता है। तो वो लोग गाड़ी के नंबर उम्र दिया था। ओकरा बाद से हमने वायरलेस करवाया नीलमणि से। तो टाटा भी हमने छानबीन करवाया, बोकारो करवाया, धनबाद करवाया, रांची करवाया, मैंने जितना शहर था उसमें झारखंड बिहार एक था। तो सब बड़े शहरों में सब जगह वायरलेस गया सारे अफसरों को कि इस गाड़ी नंबर से आप टेकअप करिए, या होटल भी, जितना होटल था होटल भी छानबीन हुआ था। लेकिन वो लड़का प्यार कर रहा था वो लड़की के साथ। तो वो गाड़ी में साथे घूमते घूमते उसका फादर चला गया था गुजरात में शादी करने के लिए लड़की का। हाँ, अब वहाँ से वो फ़ोन किया कि बेटा हम लड़का बहुत अच्छा ढूंढे हैं। लड़की को नगवार गुजरा। लड़की प्यार करती थी गौतम से, तो गौतम से जब प्यार करती थी या गौतम के साथ थी, तो उन लोग दोनों कसम खाया कि हम लोग शादी करेंगे तो साथ, अब मरेंगे तो साथ। ये निगेटिव मतलब जो वहाँ जो आया क्षण के बाद, जो क्षण हम लोगों से न भेंट है न मुलाकात। गौतम जरूर साथ रहता था, लेकिन इन लोगों से कहीं संपर्क हम लोग। गौतम आप लोगों के साथ रहता था? गौतम साथ रहता था, ये बात सही है। तो ये था, लेकिन वो भी डॉक्टर का बेटा था, उसका भी अकेले ही बेटा था, अकेले सिंगल बेटा था डॉक्टर साहब का। तो ये घटना हुई। बाद में 2 दिन के बाद ये पता चला कि वो अपने ही घर के गैरेज में गाड़ी में बंद है। तो घर के लोग छानबीन किया, तो घर के लोग कहा कि अरे हम लोग इधर देख रहे हैं गाड़ी, अपना लाल वाले जो गाड़ी है वो कहाँ है, पता नहीं चलता है। तो अब वो लोग गैरेज के, उसके घर के आंगन से गैरेज में जाने का रास्ता था, दरवाजा, और बाहर से गैरेज, भीतर से ताला लॉक था। गौतम के घर से? गौतम के घर से। वहाँ सीनियर एसपी के बाउंड्री पर, जैसे ये सीनियर एसपी का बाउंड्री है, आई बाउंड्री गौतम का है, यही फर्क था। तो वहाँ जब घटना पता चला तो लोग अपना खुलवाया, उसमें ये लोग मजिस्ट्रेट को बुलाया, डीएम का जो एडीएम रैंक का कोई अधिकारी होगा, और सिटी एसपी, सीनियर एसपी, सब लोग जो है, सीनियर एसपी तो अपना शादी में था, लेकिन सिटी एसपी वहाँ मौजूद था। तो ये सब लोग वहाँ गया, अपना खोला, देखा, तो बजाते उस देखा कि लाश जो है उसके गाड़ी में दोनों लंगे अवस्था में था, लड़का लड़की दोनों, वस्त्र भी नहीं था कपड़ा शरीर पर। तो उसको ऐसे ही लोगों ने अपना सील करवाया, और सील कर, तब तक हमको मनीष आनंद खबर किया। हम गांधी मैदान में हम लोग का प्रोग्रामिंग चल रहा था, मतलब एक स्वागत समारोह का संयोजक बनाया गया था, उसी तैयारी में हम अपना थे वहाँ पर। तो उसी दरमियान ये सब घटना हुई है। तो सुशील मोदी नेता विरोधी दल थे, वो भी पहुँच गए थे हम लोगों से पहले, जबकि पहले से वो लोग अपना जो भी सरकारी सिस्टम है वो लोग किया था। तो हमको फ़ोन किया मनीष, रोने लगा कि भैया ये तो इसी के घर में ये सब कांड हुआ है, और हम लोग बाहर बाहर खोजवा रहे हैं। तो फिर हम बोले कि तो गए, तो हमारे साथ मुनाजिर हसन, नौल किशोर यादव, आज बीजेपी का नेता है, वो भी मेरे साथ था, नौल यादव, एमएलसी हम बनाए थे उसको। तो वो था, और भी एमएलए लोग 3-4 गो, हाँ, सम्राट चौधरी भी मेरे साथ था। तो सब ये लोग हमारे साथ बैठल थे, सब हम लोग उठ के गए देखने के लिए वहाँ। तो सुशील मोदी, एक ज्ञानेश्वर, ये सिटी पोस्ट आज लाइव चलाता है, उस समय क्राइम रिपोर्टर था। तो ये वो लड़की का जो भाई था वो गाली दिया वो उसको, एसपी सिंह को, जो जीएम था, मैनेजर था बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का। कह रहे इसी साले के चलते हमारी बहन का ये हाल हुआ है। वो हमने गाली दिया, लड़की का जो भाई था वो गाली दिया। हम थे, हमने अरे काहे गाली गलौज कर रहे हो तुम लोग, आप उसमें, अब तो लड़का भी तो अकेले था।
डॉक्टर साहब का लड़का भी तो अकेला था, तुम्हारी बहन अकेले थी तो ये लड़का भी अकेला था, दोनों का जब प्यार था तो फिर ये घटना कैसे हो गई। तो ये गाली देने की इनको क्या, तो ना यही संपर्क कराया था वो एसपी सिंह को, जो काष्टभाई राजपूत थे। तो यही बात था। अब इस चीजवा को सुशील मोदी ने टेकअप कर लिया कि साधु यादव को क्या जरूरत था बोलने का। बात समझ गए ना, बात यही है। और क्राइम रिपोर्टर था वो, उसका मित्र था एसपी सिंह का, ये गणेश सर अभी तो जिंदे है, सब काम कर रहा। तो वो मित्र था मनीष का और एसपी सिंह का। उसका उस समय अखबार में वो क्राइम रिपोर्टर करता था, वो अखबार में कुल लिख दिया कहानी कि ऐसे ऐसे वहाँ सुशील मोदी बोले, ऐसे जी बोले, ऐसे बोले। और वही कहानी एगो नेरेटिव बना करके लोगों ने, फिर उसमें नाम आया श्याम रजक का, नाम आया राम कृपाल का, कि राम कृपाल भी थे, श्याम रजक भी थे। मैंने उन लोग से दोस्ती था, उन लोग के घर उठना बैठना राम कृपाल को और श्याम रजक को भी था, लड़की वाला के घर और एसपी सिंह के साथ। तो मेन वही लोग था, वही लोग। हम लोगों तो कभी किसी के घर पटना में हम लोग गए नहीं किया, एक मनीष आनंद के घर छोड़ के बाकी किसी के घर आज तक हमने नहीं गया, अभी तक नहीं जाते कहीं किसी के घर द्वार। तो ये सवाल था। अभी लोगों ने साटने का कोशिश किया, उसमें हमारा जो टीम वर्क था उसमें अशोक यादव थे, वहीं के पटना गांधी मैदान का आदमी, अच्छे लोग थे, तो वो भी साथ रहते थे, तो उनका भी नाम उसमें ले गया। एक देव है अभी मुकेश सहनी का पार्टी का प्रवक्ता, उसका भी नाम आ गया। तो मुकेश सहनी के अभी पार्टी का काम करता है, तो उसका भी नाम आ गया। और जितने सर्किल के लोग थे सबका उसमें नाम घिसना। इतने सारे लोगों का नाम कैसे आ गया साधु जी? अभी हम नहीं जानते कैसे आया। लड़की के साथ शुरुआती जांच में ये भी आया कि गैंग रेप हुआ है। नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है। वो तो पहले ही हो गया ना कि एक दूसरे से दोनों का प्रेम था, लव था। तो गैंग रेप की बात बिल्कुल गलत थी। नहीं, वो तो कहानी बनाया गया ना। आप टीआरपी बनाने के लिए कुछ भी आप कर दीजिए, कौन रोक सकता है? जो लिख रहा है वो कुछ भी लिख देगा। लेकिन आपका नाम इतना ज्यादा उछला कि राबड़ी देवी जी को सीबीआई की जांच के लिए आदेश देने पड़े। तो सीबीआई को जांच गया, तो सीबीआई को जब जांच गया तो जांच में क्या पाया? जांच में तो यही ना पाया कि दोनों का अपना वो लोग का जो हरासमेंट था वो था, सल्फास गोली का था। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट जो था होता क्या है पहले सुनिए। उसी तरह का घटना एक दिल्ली में घटी थी, दिल्ली के अंदर घटी थी कि कार में ही घटना हुई थी। तो कार से जब पेट्रोल गाड़ी अगर कहीं बंद हो जाता है तो उसका धुआं अंदर रहता है। गाड़ी जो धुआं देती है ना तो वो अंदर रहता है। और गाड़ी जब कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो गाड़ी के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो मधुर होता है, मीठा गैस होता है जो सुला देता है। और उस गाड़ी में, चालू गाड़ी में, गाड़ी का जब इंजन तेल समाप्त हो जाएगा तब बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो सारा के सारा गैस अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उस जहर में आदमी बचता नहीं है। यही सीबीआई का रिपोर्ट में आया कि ये लोग अपन दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स किया था, वो भी आया। और उसमें ये आया कि ये सल्फास गोली भी पानी में मिला के ये लोग खाया, कसम खाया था, वो आया। और तीसरा आया कि ये गाड़ी के जो गैस निकलता है उससे हुआ। यही है सीबीआई के रिपोर्ट में। सुनिए बता रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद से हम बोल रहे हैं, उसके बाद से सीबीआई ये जब रिपोर्ट आया तो हमारे सर्किल के जो लोग थे इस सब का जो है खून टेस्ट के लिए खून लिया गया था। बात समझ गए ना? तो ये सब चीज गया। और हमारे साथ जो बात हुआ तो उसके बाद हुआ कि जब जांच हो जाएगा, अगर किसी प्रकार का आवरण अगर आएगा तब साधु यादव का भी खून लिया जाएगा। आपने तो मना कर दिया था। नहीं, मना हमने नहीं किया, हमने मना ही नहीं किया। ये सीबीआई ने कहा कि जब इस पे कुछ आई नहीं तो हम क्या करेंगे इसको। ये सीबीआई की बात बता रहे। तो उस सारा रिपोर्ट उसका सीबीआई तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्राइम मिनिस्टर थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। सीबीआई तो हमारे बाप का था नहीं। जब हाँ हमारे बाप का था बिहार सरकार, बिहार में जो भी पुलिस थी हमारे बाप का था, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं था। अफसर जो होते हैं वो किसी का नहीं होते हैं, वो अपना सही रिपोर्ट जांच करते हैं। तो ये बात थी। तो अब उसने नैरेटिव बनाया, मीडिया में चलाने लगा, छापने लगा, मैगजीन में, उसमें तो जो छापना छापो। सांच को आप झूठ नहीं कर सकते हैं और झूठ को सांच नहीं बना सकते हैं किसी भी कीमत पर। तो ये नैरेटिव था। अब कोई कहा कि कौवा कान ले गया तो हम कौवा को खोजेंगे कि कान टोएंगे।
तो हम किसी ने क्या बोला नहीं बोला उसके परवाह नहीं किया। इतने सारे लोगों के नाम आए साधु जी, और बाद में रिपोर्ट सबमिट होती है कि सुसाइड है। हाँ, तो ये जो कहीं जांच से में आएगा, जो जांच में आएगा वही होगा, जो जांच में आएगा, जो सीबीआई जांच। सीबीआई एक ऐसा संस्था है, उस समय हमारे जोगिंदर सिंह डायरेक्टर थे सीबीआई के, और मीडिया के लोगों ने उनसे गांधी मैदान में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका प्रोग्राम चल रहा था जोगिंदर सिंह का, तो मीडिया के लोगों ने घेरा उनको और घेरा, कहा कि इस केस में आप बताइए कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे हो गया। तो जोगिंदर सिंह ने क्या कहा कि हम डायरेक्टर हैं सीबीआई के, लालू प्रसाद चारा घोटाला में केस को मैनेज किए क्या, हम लोग मैनेज हो गए क्या, कि इस कांड में साधु यादव को हम लोगों ने, साधु यादव से हम लोग मैनेज हो गए। ये जोगिंदर सिंह का वर्षन है, उसमें सब है। तब मीडिया के लोग ने लिखना शुरू किया कि बताइए, डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने तो स्पष्ट कहा, साफ साफ कहा कि इसमें कहीं कुछ साधु यादव हाँ ही नहीं, सलाह हम लोग बेकार इनका नाम उसमें घसीट रहे हैं। बाढ़ घोटाले में साधु यादव थे? नहीं, बाढ़ घोटाला का भी बता रहे हैं आप जब कह रहे हैं, तो वो एक संतोष झा था, और संतोष झा वो गौतम गोस्वामी वहाँ कलेक्टर था, वो कब टेंडर लिया कब नहीं लिया उससे कोई लेना देना हमको नहीं। हम 2004 में एमपी थे, बाढ़ का उस समय आया पूरा उत्तर बिहार में, तो यहाँ से हम लोगों ने 50 हेलीकॉप्टर दिया बाढ़ राहत पहुंचाने के लिए। 50 हेलीकॉप्टर हमने सब एमपी को लेकर के गृह मंत्री के पास बैठा, शिवराज पाटिल के पास, और उन्होंने 50 हेलीकॉप्टर ऑर्डर किया और गया वहाँ बटा। कौन ठेका लिया, कौन टेंडर लिया, किसका पैरवी है, किसका पगार है, हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो यहाँ से गए, जब वहाँ समीक्षा मतलब हो रहा था कि हम लोग भी बाढ़ को घूमेंगे देखेंगे, तो जब एयरपोर्ट पर हम गए तो देखे कि अरे संतोष झा यहाँ क्या कर रहा है। तब हमने अपने आदमी से पूछा कि क्या कर रहा है जी यहाँ पर, तो बोला कि ये तो यही इसी को टेंडर मिला है, ठेका मिला है, यही काम कर रहा है। तो ये सवाल था। उसमें बाढ़ घोटाला में हम पर कोई केस मुकदमा नहीं है। उसमें क्या था कि एक गाड़ी हमसे वो खरीदा था अपने पिताजी के नाम पर, भगवान दास के नाम पर, भगवान झा के नाम पर। तो पैसा जो हमको गाड़ी का दिया था 6 लाख रुपया, उसमें कोई वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे? मेरी बात सुनिए, तो उसमें 6 लाख का चेक दिया था। तो हमारा सीए जो था वो बोला कि चेक वापस कर दीजिए, ये मैं चेक नहीं कैश दिया था, तो उन्होंने कहा कि कैश वापस कर दीजिए और चेक ले लीजिए। गलती क्या हुआ कि उसको चेक देना चाहिए था भगवान झा के नाम से, भगवान झा अपने ट्रांसफर करके हमको चेक देते, वो का किया डायरेक्ट वो चेक काट दिया भगवान झा के ना के हमारा नाम से। और वो बाढ़ राहत घोटाला का अकाउंट था, उसका पैसा माने बाढ़ से जो भी पेमेंट होता था उसमें जाता था, तो वो हमको डायरेक्ट दे दिया। और हमारा जो पीए था विधानसभा का स्टाफ, वो ले जाकर के विधानसभा अकाउंट में डाल दिया 6 लाख रुपया का चेक। अब उसी चेक से जब जांच शुरू हुआ तो वो चेक आया, तो चेक आया तो हम गाड़ी के एवज में चेक लिए थे, हम गाड़ी बेचे थे उसके साथ, उसमें बजाते हमारा सब पेपर सब था। तो ये बात था। तो उसमें हाई कोर्ट में लोगों ने जो केस किया, तो हाई कोर्ट हम पर कहीं उसमें बेल तेल कहीं कुछ मामला नहीं बना। जज जो हाई कोर्ट के थे उन्होंने टिप्पणी किया कि अगर गाड़ी का दाम इतना है और इतना गाड़ी के दाम चेक से पेमेंट हुआ है, तो बजरंग बली के शरीर जो चरण में जो चढ़ावा चढ़ता है, मिठाई चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, पेड़ा चढ़ता है, उस समय सलमान खान का एक शर्ट जो है बिका था 12 लाख रुपया में एक शर्ट। तो कहा कि सेलिब्रिटी जो होता है उनको लोग अपने से एबलाइज करता है, इसमें कहीं साधु जादू का कोई मतलब। भगवान के चरण में प्रसाद चढ़ता था, भगवान कहते हैं कि वो प्रसाद चढ़ाओ, जिसको जो मन करता है वो चढ़ाता है। तो इसमें यही कहानी है, इसमें कोई दूसरा कहानी नहीं। तो उसमें हमको केस से वो उसी समय ख़त्म कर दिया पटना हाई कोर्ट से। तो अभी कोई केस अब वो गाड़ी सुनिए, वो गाड़ी जो है गाड़ी का भी और डीटीओ सस्पेंड हो गया था, ये नीतीश कुमार उसको मुअत्तल कर दिए थे। ये केस नीतीश कुमार की जांच के बाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डीटीओ भी बहाल हो गया, डीटीओ की भी सर्विस आपस हो गई, गाड़ी का केस खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं था। ये घटना था बाढ़ घोटाला से। अब वो क्या आरोप लगाया कि सरकार के पास हमको 25 करोड़ रुपया हमको चाहिए, वो संतोष झा ने, और 25 करोड़ रुपया का ऑफर हुआ
गवर्नर भूटा सिंह थे, राज्यपाल वहाँ शासन था, तो भूटा सिंह ने ऑर्डर किया 25 करोड़ रुपए का। ये भी बात है, तो घोटाला कहाँ हुआ? तो बहुत सारा चीज़ है, लोग एक नैरेटिव बना देता है कि साधु यादव का नाम ले लो, सरकार को बदनाम कर दो, पार्टी को बदनाम कर दो, यही चलता है। चूंकि साधु यादव है इसलिए बदनाम है, साधु यादव और साधु है पांडे होता तो बदनाम नहीं होता, पहले जान लीजिए। साधु मिश्रा होता, तिवारी होता तो बदनाम नहीं होता। चुनावों की बात करते हैं साधु हाँ, जी। चलिए। न्यू वोटर लिस्ट डिवीजन में लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बिक गया है। आज तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उनका नाम भी काट दिया गया है। तो आप क्या क्या कहेंगे इस पर? उसमें हमारे समझ से जो हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश जारी किया था कि 2004 या 2003 के पहले जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उस पर चुनाव हुआ है, तो उस पर लागू किसी प्रकार का चुनाव, अभी जो वोट कट रहा है लिस्ट से, उसमें उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन 2003 के बाद जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम आया है, तो उनको ये पेपर देना है। तो जो पेपर नहीं जमा किया है उसमें नाम कटा है। अभी हमारे यहाँ बिहार में कटा है, शायद 52 लाख वोटर का नाम कटा है। उसमें प्रत्येक जिला है, किसी जिला में 3 लाख है, किसी जिला में 2.5 लाख है, ऐसे ऐसे करके अपना है। तो पेपर जमा कर देगा लोग तो फिर नाम जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की बहुत तारीफ करते हैं आप। हम उस समय किए थे, वो बहुत भारी पड़ा था आप पर। हाँ, वो 2013 में हम तारीफ किए थे और 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल, कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा सीट गोपालगंज है, मेरा घर है, मैं वहीं से एमएलए था, वहीं सारा मेरा पैसा, वहीं से एमपी था। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? और पार्टी तो जिस पार्टी में अभी हैं वहीं पर हैं, आगे चल के क्या होगा इसको अभी हम कैसे बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साधु जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और तमाम सवालों का बहुत ही बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया। थैंक यू।